मैं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब की ताकि मेरी न्यूज़ अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो 1603 में और 1625 तक ये इंग्लैंड का किंग था। लेकिन मैं आपको बताऊं ये स्कॉटलैंड का राजा था, तो वहां पर इसका नाम था किंग जेम्स 6। तो ये क्वीन एलिजाबेथ का रिश्तेदार था। इसको यहाँ पर बैठाया गया किंग जेम्स फर्स्ट के नाम से इस गद्दी पर, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी और क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो वर्जिन क्वीन थी। तो इस किंग जेम्स की एज को हम कहते हैं जैकोबियन एज। और 1625 में इसके बाद में इसका बेटा चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड का किंग बना और दोस्तों उस एज को बोला जाता है कैरोलिन एज। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एज की डीप नॉलेज दूंगा दोस्तों, काफी कुछ बताऊंगा नया, जो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया ही लगेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले नई चीज ये जान लेते हैं कि इन दोनों राजाओं की एजेस को जैकोबियन एज और कैरोलिन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों जेम्स और चार्ल्स के लैटिन नामों पर इन एजेस के नाम पड़े हैं। किंग जेम्स का लैटिन नाम है जैकोबस, तो इस एज का नाम पड़ गया जैकोबियन एज, और चार्ल्स का लैटिन नाम है कैरोलस, तो इसलिए उस एज का नाम पड़ गया कैरोलियन एज। आई होप आपको एजेस के नाम तो समझ में आए होंगे। अब दोस्तों जैकोबियन एज जब शुरू हुई तो विलियम शेक्सपियर इस टाइम पर भी ड्रामास लिख रहे थे, लेकिन दोस्तों शेक्सपियर के जाने के बाद में ड्रामा में ऐसी रैपिडली गिरावट आई कि आती ही गई। ड्रामा जैसे ऑर्गेनिक तरीके से एलिजाबेथन एज में बढ़ा था, वैसे ही रैपिडली ये जेम्स की एज में आके गिर गया, और इसके बाद में आने वाले कोई 30-40 सालों के अंदर तो ड्रामा एकदम बंद ही हो गया 18 सालों के लिए। वो कैसे हुआ मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पोएट्री का केस यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इस वक्त आप देखोगे बहुत ज्यादा रिलीजियस राइटिंग होती थी, यानी कि रिलीजियस लोग जो है वो बहुत पावरफुल हो रहे थे इस वक्त। आप देखोगे जॉन डन की राइटिंग में और जॉन मिल्टन की राइटिंग में आप रिलीजियस एलिमेंट्स ज्यादा देखोगे, क्योंकि रिलीजियस लोग पावरफुल हो रहे थे और ऐसे बड़े बड़े राइटर्स ने भी रिलीजन को बहुत सपोर्ट किया। तो जैकोबियन एज की शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े ड्रामास देखे, लेकिन ड्रामास अचानक से गिर गए और पोएट्री थोड़ी उठ गई। ये मैं बात कर रहा हूँ जब 17th सेंचुरी शुरू हो गई थी, यानी कि 17th सेंचुरी में नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर यानी पोएट्री वगैरह। अब किंग जेम्स का राज था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर आया उसका बेटा, तो चार्ल्स फर्स्ट का बिहेवियर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो अपने हिसाब से राज करता था, टैक्स वगैरह इसने बढ़ा दिए थे, कोई वार में खर्चा ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से ये टैक्स इसने बढ़ा दिए थे। पार्लियामेंट की बिल्कुल नहीं सुनता था और पार्लियामेंट को ये खुद भंग करना चाहता था, क्योंकि पार्लियामेंट इसके खिलाफ हो रही थी। दूसरा, इससे रोमन कैथोलिक से शादी कर ली थी, तो पार्लियामेंट समझती थी कि ये खुद भी थोड़ा रोमन कैथोलिक विचारों का है। अब पार्लियामेंट में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट्स बैठते थे। ये चार्ल्स फर्स्ट समझता था कि राजा को भगवान ने ये अधिकार दिया है कि वो जैसे चाहे वैसे राज करे। इसकी हरकतों से तंग आकर इंग्लैंड की जनता ने, प्यूरिटन्स ने, पार्लियामेंट ने, सबने मिलकर इसको मरवा दिया। लेकिन इसकी डेथ से पहले इंग्लैंड में एक सिविल वॉर हुआ था। इसको पहले पकड़ा गया, फिर ये छूट गया, दूसरी बार पकड़ा गया। तो इस बीच इसका बेटा था चार्ल्स सेकंड, वो भाग गया फ्रांस अपनी माँ के साथ में। फिर इसके बाद में ये वापस पकड़ा गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों जैकोबियन एज के अंदर यानी किंग जेम्स के राज के अंदर सबसे ज्यादा हमारे लिए पढ़ने वाले राइटर हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जिनका जन्म शेक्सपियर से भी पहले हो चुका था, लेकिन पहचान इनको एलिजाबेथन एज में नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये था कि इनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो अच्छी खासी पोजीशन पर थे, यानी कि इनके फादर भी अच्छी खासी पोजीशन पर थे और इनके अंकल क्वीन एलिजाबेथ के खुद प्राइम मिनिस्टर थे इनके अंकल। तो आगे चलकर ये भी कुछ ऐसे ही बनने वाले थे, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इनके अंकल इनसे थोड़े जेलस रहते थे, जिसकी वजह से एलिजाबेथन एज में इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। फिर अंडर किंग जेम्स जब आया तो इनकी फेम बहुत बढ़ गई, इनकी फेम भी रैपिडली बढ़ी। ये लॉर्ड चांसलर बन गए और साइंस, ये अपने वर्क्स में साइंस को इंक्लूड करते थे, और ध्यान रखना इनको फादर ऑफ एम्पीरियसिज्म भी कहा जाता है। तो अंडर किंग जेम्स इनकी फेम बहुत बढ़ गई और लॉर्ड चांसलर ये बन गए। लेकिन 1621 में इनको करप्शन के लिए पकड़ा गया, यानी कि ऐसा माना गया कि ये ब्राइब लेते पकड़े गए
और इनको जेल हो गई। अब दोस्तों फ्रांसिस बेकन मानते थे लैटिन लैंग्वेज को सबसे ऊपर, यानी कि ये भी लैटिन लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और इंग्लिश में इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। ये एक इंसिडेंट था और इनके सबसे ज़रूरी वर्क हैं इनके एसेज। इनके एसेज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़रूरी वर्क है इनके एसेज, जो 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए थे। इनके एसेज बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं और इनके एसेज आज की लाइफ में पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों इनके एसेज के अंदर आप देखोगे, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज को बहुत मानते थे, तो बहुत ज़्यादा लैटिन वोकेबलरी इनके सब्जेक्ट इनके एसेज के अंदर आपको मिलेगी। तो 17वीं सेंचुरी के शुरुआती नॉन ड्रामेटिक लिटरेचर में फ्रांसिस बेकन बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों। उसके बाद जॉन डन भी दोस्तों फ्रांसिस बेकन की तरह ही एलिजाबेथन एज में पैदा हो गए थे, लेकिन इनकी फेम भी जैकोबियन एज में आकर ही बढ़ी। लेकिन काम इन्होंने एलिजाबेथन एज में भी किया था, जैकोबियन एज में भी किया था। शुरुआती लाइफ जॉन डन ने एकदम वाइल्ड तरीके से बिताई है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में। 16वीं सेंचुरी जब खत्म हो रही थी तब इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये अपनी पोएट्री में कंसीट्स का यूज करते थे। कंसीट क्या होता है? ऐसी चीजों से कंपैरिजन करना जिनके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। लव एक ऐसी मकड़ी है, प्यार एक ऐसी मकड़ी है जो जिंदगी की शराब में गिर गई है और इसको जहरीला बना दिया है। तो ऐसी चीजें सोचना जो कोई नहीं सोच सकता। अब मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि जॉन डन के आने से पहले बहुत सारे फॉलोअर्स थे एडमंड स्पेंसर के स्टाइल के, यानी कि इनसे पहले अधिकतर पार्ट्स किसको फॉलो करते थे? एडमंड स्पेंसर को। ऐसे चौसर के टाइम पे हुआ था कि चौसर की डेथ के बाद में बहुत सारे पार्ट्स ने, बहुत सारे राइटर्स ने चौसर को कॉपी करना शुरू कर दिया था। वैसे ही दोस्तों एडमंड स्पेंसर को कॉपी करते थे। इनके आने के बाद में, जॉन डन के आने के बाद में इनको भी फॉलो करने वाले बढ़ गए। कौन थे वो फॉलोअर्स, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ऐसे ही दोस्तों सर थॉमस ब्राउन इस वक्त का बहुत जरूरी नाम है दोस्तों। ये भी साइंस से जुड़े हुए थे, रिलीजन से जुड़े हुए थे। दोस्तों सर थॉमस ब्राउन ऐसे इंसान थे, ही इज वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वर्जीनिया वुल्फ ने, इंग्लिश राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने 2 शॉर्ट एसेज इनके ऊपर लिखे हैं और 1923 में उन्होंने ये बोला था कि कुछ ही लोग हैं इस धरती पर जो सर थॉमस ब्राउन को पढ़ते हैं। सर थॉमस ब्राउन की राइटिंग जिनको पसंद है, लेकिन वो लोग इस धरती पर नमक की तरह हैं। इनके अलावा अमेरिकन नोवेलिस्ट हरमन मेलविल, जिन्होंने मोबी डिक लिखी थी दोस्तों, वो भी इनसे हेविली इन्फ्लुएंस थे। तो नाम याद रख लेना सर थॉमस ब्राउन। इनकी फेम 19वीं सेंचुरी में जाकर बढ़ी थी। इनके अलावा बर्टन, इनका एक वर्क है एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली। अब दोस्तों बहुत ही काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट कर लेना इसको। अब जब इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी किंग चार्ल्स फर्स्ट और पार्लियामेंट के बीच में, पार्लियामेंट में जो थे वो प्यूरिटन्स थे और चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्ट में थे उनको बोला जाता था कैवेलियर्स। ध्यान रखना, कैवेलियर्स बोला जाता था जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्ट में थे। ऐसे में लिटरेचर के अंदर भी कुछ ऐसे राइटर्स थे जो चार्ल्स फर्स्ट का सपोर्ट करते थे और उनको बोला जाता था कैवेलियर पार्ट। ध्यान रखना, रिचर्ड लवलेंस, जॉन सकलिंग और थॉमस कैरो, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों कैवेलियर पार्ट्स में। ये कैरो जो थे ये बहुत ही एक सच्चे ईमानदार पार्ट थे दोस्तों। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। मेटाफिजिकल पार्ट्स के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, उस पर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है और अधिकतर पढ़ाए भी जाते हैं मेटाफिजिकल पार्ट्स। दोस्तों मेटाफिजिकल पार्ट्स जो इस टाइम पर इतने सीरियस थे, यानी कि ये जैकोबियन एज में, कैरोलिन एज के अंदर मेटाफिजिकल पार्ट्स जो थे वो इतने सीरियस थे, उनके मुकाबले ये जो कैवेलियर पार्ट्स होते थे ये एकदम लाइट मैनर में लिखा करते थे। ये बैन जॉनसन से बड़ा इन्फ्लुएंस थे। इनको सन ऑफ बैन भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि बैन जॉनसन अपने वर्क्स में म्यूजिकल एलिमेंट्स को शामिल करते थे। तो इनके फॉलोअर्स ये कैवेलियर पार्ट्स जो थे ये भी म्यूजिकल पोएट्रीज लिखा करते थे। मैंने आपको बताया ये लाइट मैनर में लिखते थे अपनी पोएट्री को। इनका मकसद सिर्फ एंटरटेन करना होता था बजाय कुछ सिखाने की, बल्कि मेटाफिजिकल पार्ट जो होते थे उनकी पोएट्री कुछ ना कुछ सिखाती थी। ये पार्ट रिलीजियस सब्जेक्ट से एकदम दूर रहते थे। ये रिलीजियस सब्जेक्ट्स को उठाते ही नहीं थे। ये मानते थे कि अगर आप आज में हो तो आज को जीना चाहिए, फ्यूचर की चिंता छोड़ो। ये कैवेलियर पार्ट्स का मानना था। तो मेटाफिजिकल पार्ट्स जो थे
उनसे बिल्कुल हटके थे ये पार्ट्स। ये बेन जॉनसन को फॉलो करते थे, जबकि मेटाफिजिकल पार्ट्स क्या करते थे, जॉन डन को फॉलो किया करते थे। दोस्तों ये कैवेलियर पार्ट जो थे, ये जो टर्म निकाली गई इनके लिए, इस टर्म से ऐसा लगता था जैसे इन पार्ट्स का ये मजाक उड़ाने के लिए ये टर्म कॉइन आउट की गई हो। जॉन डन के जो फॉलोअर्स थे वो थे मेटाफिजिकल पार्ट्स, जैसे एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कैशो, हेनरी वॉन, अब्राहम कावली। जॉन डन के बाद में जो मेटाफिजिकल पोएट्री में सबसे बड़ा नाम है वो है जॉर्ज हर्बर्ट का, क्योंकि जॉर्ज हर्बर्ट ने जॉन डन के इस मेटाफिजिकल यूज ऑफ कंसीट्स को, इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। मेटाफिजिकल पोएट्स में दूसरा सबसे बड़ा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट का। लेकिन जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो रिलीजन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। वो रिलीजन को शामिल करते ही करते थे अपने वर्क्स के अंदर। तो जॉन डन से जॉर्ज हर्बर्ट ने सीखा और जॉर्ज हर्बर्ट से रिचर्ड क्रैशो और हेनरी वॉन ने सीखा। ये तीनों, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो और हेनरी वॉन, ये तीनों के तीनों रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे। इनके अलावा दोस्तों एंड्रयू मार्वेल, ये फर्स्ट इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने नेचर के अंदर चार्म को ढूंढा। इन पर एडमंड स्पेंसर और जॉन डन दोनों का इन्फ्लुएंस था। सिर्फ जॉन डन का नहीं, इनका एडमंड स्पेंसर का भी इन्फ्लुएंस था इन पर और जॉन डन का भी था। और दोस्तों एंड्रयू मार्वेल ने, मैं आपको बता देता हूँ, जॉन मिल्टन को बड़ा सपोर्ट किया था। जॉन मिल्टन को असिस्ट किया था इन्होंने, यानी कि ये जॉन मिल्टन के असिस्टेंट बन गए थे। जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे तब मिल्टन के लिए रेस्टोरेशन एज में प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, तो एंड्रयू मार्वेल ने काफ़ी उनकी राइटिंग्स में उनका सपोर्ट किया। और जब रेस्टोरेशन एज में मिल्टन को भाग भाग के जीना पड़ा तो उस वक्त एंड्रयू मार्वेल ने इनको सपोर्ट किया था। अब मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो उस बीच में सिविल वॉर छिड़ गया और सिविल वॉर के बाद चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसके बाद आ गए प्यूरिटन। पार्लियामेंट में ही एक आदमी था जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल एक प्यूरिटन था, तो उसके बाद में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया और आ गई प्यूरिटन एज। इंग्लैंड में आ गई प्यूरिटन एज। दोस्तों ये प्यूरिटन एज बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए थी, ज्यादा टाइम तक नहीं रही थी इंग्लैंड में। तो इस पूरी प्यूरिटन एज को कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इस एज को कहा जाता है एज ऑफ मिल्टन, क्योंकि इस वक्त के सबसे बड़े राइटर थे जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन खुद एक प्यूरिटन थे, तो इस एज को प्यूरिटन एज कहा जाता है। जॉन मिल्टन का जन्म तब हुआ था जब शेक्सपियर अपनी ग्रेट ट्रेजेडीज लिख रहे थे, यानी कि 1608 में। क्योंकि जॉन मिल्टन के फादर प्यूरिटन फेथ से जुड़े हुए थे, इनको शुरू से ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिला था जिससे ये लिटरेचर की तरफ बढ़े, लिटरेचर और म्यूजिक वाला। स्कूल के दिनों से इनके माइंड में एक चीज क्लियर थी कि मुझे पोएट बनना है। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया और हॉटन नाम की जगह पर चले गए। 5 साल वहां पर उस जगह पर रहे थे, नेचर और ब्यूटी के बीच में। तब दोस्तों इन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज जो है उसकी स्टडी के, क्लासिकल वर्क्स की तरफ इनका इंटरेस्ट पड़ा और ये खत्म होते रहने से आगे बहुत ही जरूरी पार्ट है दोस्तों। ये स्पेंसर, सिडनी, मार्लो, शेक्सपियर, डन वाली क्वालिटी के ये सारे राइटर्स हैं, इनकी क्वालिटी के ये लास्ट पार्ट थे इस रेनेसां पीरियड के। इन्होंने आर्ट को ढंग से पी लिया था और वहां पर हॉटन में रहते हुए इन्होंने अपने 2 वर्क्स को लिखे, 2 फेमस वर्क्स को लिखा, लालेग्रो और पेंसेरसो। उस वक्त जॉन मिल्टन के एक म्यूजिशियन दोस्त थे हेनरी लावेल, उनकी रिक्वेस्ट पर इन्होंने कॉमस पोएम को लिखा। दोस्तों कॉमस पोएम बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद में ये इटली गए, गैलीलियो से मिले और तभी इनको किंग चार्ल्स फर्स्ट की न्यूज मिली कि इंग्लैंड में ऐसा ऐसा हो गया है। तब इन्होंने पैम्पलेट लिखा। ये बहुत अटैक करते थे उस वक्त अपने राइटिंग से, अपने पैम्पलेट के जरिए। लेकिन जब मोनार्की रिस्टोर हो गई यहाँ पर, यानी कि इंग्लैंड में जब मोनार्की वापस आ गई, तो ये ब्लाइंड भी हो रहे थे, तो इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ गई। अब तभी इन्होंने अपने इस पीरियड के अंदर पैराडाइज लॉस्ट को प्रोड्यूस किया। 1665 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट किया और 1667 में इसको पब्लिश करवाया गया। और इस वर्क को, पैराडाइज लॉस्ट को, मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा है। In 1672, 4 years after the publication of Paradise Lost, जॉन मिल्टन का वर्क पैराडाइज रीगेन्ड सबके सामने आया। दोस्तों इसके अलावा एक ट्रेजिक ड्रामा भी लिखा है, सैमसन एगोनिस्ट। ये वर्क भी जॉन मिल्टन के पैराडाइज रीगेन्ड के साथ में पब्लिश हुआ था। दोस्तों इस टाइम पर एक और सिविल वॉर के टाइम पर ही एक और प्यूरिटन थे जो अपने राइटिंग्स लिखा करते थे, जिनका नाम था जॉन बनियन। ये पैदाइशी आर्टिस्ट थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लैटिन के लिए, लैटिन सिर्फ एक नाम था इनके।
यानी कि लैटिन इनको आती नहीं थी। ये भी इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम के ही राइटर हैं। वैसे तो ये मोनार्की रिस्टोर होने की बात है, उसके बाद की बात है। जब मोनार्की रिस्टोर हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ, तब रेस्टोरेशन पीरियड आ गया। तो ये कोई इलीगल रिलीजियस मीटिंग्स किया करते थे, उसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया और 12 साल के लिए इनको जेल हो गई। तब इनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी इनकी जेल में जाने के बाद में। तब इनके दिमाग में यही सब चलता रहता था। तो उसी वक्त कैद में रहकर इन्होंने एक बुक लिख डाली, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। दोस्तों, ये बुक आज वर्ल्ड लिटरेचर की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलोगोरिकल वर्क है। अब जेल से छूटने के बाद भी इन्होंने कई सालों तक, 6 सालों तक इस बुक को पब्लिश नहीं करवाया। अपने डेस्क में रखते थे ये छुपाकर अपने इस वर्क को। अब ऐसे प्यूरिटन राइटर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब झेलनी पड़ी थी, जैसे जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, सबको प्रॉब्लम्स तब झेलनी पड़ी थी जब 1660 में चार्ल्स सेकंड वापस आ गया, मोनार्की वापस से रिस्टोर हो गई। तो रेस्टोरेशन पीरियड आ गया, उसको फ्रांस से लाकर गद्दी पर बैठाया गया और रेस्टोरेशन हुआ, राजतंत्र फिर से वापस आ गया। लेकिन रेस्टोरेशन के वापस आने से ऐसा लग रहा था जैसे रेनेसा जो कुछ टाइम के लिए रुक गया था, वो वापस शुरू हो गया। यानी कि ओलिवर क्रॉमवेल के छोटे से पीरियड में, जो प्यूरिटन पीरियड था, उसमें जब उसने इंग्लैंड में राज किया, तो उस टाइम पर वो और प्यूरिटन्स पूरी तरह से मोनार्की को इंग्लैंड में खत्म कर देना चाहते थे। थिएटर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, थिएटर्स को बंद करवा दिया गया। 1642 में थिएटर्स को बंद करवाया गया था और अगले 18 सालों तक, यानी कि 1660 तक थिएटर बंद रहे। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल यहाँ पर मोनार्की हटाने आया था। फिर इसके बाद कौन इंग्लैंड को संभालता? ऑफ कोर्स ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा। लेकिन वो इतना लायक नहीं था, वो नहीं संभाल पाया इंग्लैंड को और इसके बाद में चार्ल्स सेकंड को ही मजबूरी में वापस लाना पड़ा। मोनार्की वापस आ गई और आते ही सबसे पहले चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, जो थिएटर्स बंद हो गए थे उनको वापस खुलवाया, क्योंकि वो फ्रांस से थिएटर्स को देख के आया था। वो आर्ट लविंग इंसान था, आर्ट को बहुत पसंद करता था। तो उस वक्त जॉन ड्रायडन थे, वो भी खुद एक प्यूरिटन थे, लेकिन थिएटर्स के वापस खुल जाने के बाद में उन्होंने अपने व्यूज को चेंज कर दिया मोनार्की के लिए और थिएटर्स के वापस खुलने की खुशी में उन्होंने एक कॉमेडी को परफॉर्म करवाया। उस कॉमेडी का नाम था मैरिज आ ला मोड। और उन्हीं की तरह एफ्रा बेन ने भी, दोस्तों एफ्रा बेन मैंने आपको बताया है कई बार एफ्रा बेन कौन थी, उन्होंने भी द रोवर नाम के एक हिट प्ले को परफॉर्म